ज्यादा फोकस करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप अब 350 प्लस सीरीज में उन क्वेश्चंस को लेके आ रहे हैं जो आपको 300 से 350 प्लस मार्क्स की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है, सो यस, सभी लोग आ जाओ फटाफट फटाफट जल्दी से, आई एम स्टार्टिंग, यस फटाफट। और आज आप पढ़ने वाले हो बॉडी फ्लूइड्स बिल्कुल एक नए अंदाज में, बिल्कुल एक नए तरीके से। यस, कौन कौन आया भाई? ओके, फटाफट फटाफट आओ, जल्दी जल्दी जल्दी। विनीता, धीरज, सभी लोग फटाफट फटाफट आएंगे। यस, चलो स्टार्ट करें। सो अभी तक के आपने कॉन्सेप्ट्स में देखा, तो आज हम जो बॉडी फ्लूइड्स में कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली हार्ट का पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है? हम हार्ट के स्ट्रक्चर पे ज्यादा फोकस इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हार्ट के स्ट्रक्चर में ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सारी थ्योरेटिकल चीजें जैसे कि उसके नाम हम साथ के साथ उसकी फिजियोलॉजी में मेंशन करते जाएंगे। ठीक है, सो हार्ट की फिजियोलॉजी को हम, हार्ट के स्ट्रक्चर को हम फिजियोलॉजी के साथ पढ़ेंगे। सो हार्ट की फिजियोलॉजी में बेसिकली ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है, तो ध्यान देंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। और मेरे हिसाब से आज आपको पता लगेगा कि एक्चुअली में इसका मीनिंग क्या है। मतलब सिस्टोल और डायस्टोल तो हम लोगों को मालूम रहता है, पर बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कॉन्सेप्ट से किस तरीके से बहुत सारी चीजें जो है वो फिजियोलॉजी में काम में आती हैं। कैसे ईसीजी एक ड्रॉ करती है। हमारे जो एक क्वेश्चन है कि भाई ईसीजी इसी तरीके से क्यों ड्रॉ होती है ना? हमको ये है कि कुछ पिरामिड्स बन रहे हैं, कुछ ट्रायंगुलर पिरामिड्स बन रहे हैं, और कुछ छोटे डोम्स बन रहे हैं, और कुछ जो है वो बड़े डोम्स बन रहे हैं। सो हमको ये भी देखना है कि ईसीजी इस तरह की शेप में क्यों अपने आप को रिप्रेजेंट करती है, और क्या इसके अलावा और भी शेप्स जो है वो ईसीजी की हो सकती हैं। ये सब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पे किस तरीके से डिपेंड करता है। तो बेसिकली हमको जो पढ़ना है, हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आखिरकार कॉन्सेप्ट ऑफ रिलैक्सेशन क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड। और इसके अंदर ऐसे कौन कौन से इवेंट्स हैं। पहले हमने ध्यान दिया था कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, अब हम ये देखने जा रहे हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ रिलैक्सेशन क्या है, फिर हम समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या है, तब जाकर हमारा कोई कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। तो बिफोर गोइंग दैट कॉन्सेप्ट, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि यहां पर जो हमारे लिए बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि डीपोलराइजेशन का मतलब क्या है, बहुत आसान भाषा में। ठीक है, मान लेते हैं ये कोई सेल है, और सेल के अंदर आपको पता है ऑलरेडी जो है अमाइनो एसिड्स होते हैं हमारे पास। दे आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर सेल। क्लियर? यहां पर हमारे पास पॉजिटिव आयंस के रूप में पोटेशियम रहता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहां पर मैंने ये अमाइनो एसिड ड्रॉ कर दिया है सारे, और यहां पर मैंने पोटेशियम ड्रॉ कर दिया है। इजंट इट? क्लियर है? क्योंकि जब तक हम ये कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तब तक हमारे बेसिक क्लियर नहीं होगा, और जब हमारा बेसिक क्लियर नहीं होगा तो हम हमेशा से 10-12 लाइंस का ही हमारा पूरा कॉन्सेप्ट डेवलप होगा कि भाई पी वेव इसके लिए होता है, क्यूआरएस इसके लिए होता है। ये एक बहुत छोटी बात है, हमको इसकी पूरी डिस्टिंग्विश, पूरा डिफरेंशिएशन, पूरा डिटेल्स हमको जानना बहुत जरूरी होता है। सो हम पहले देखते हैं कि आखिरकार कॉन्सेप्ट ऑफ डीपोलराइजेशन क्या होता है और हाउ इट अफेक्ट द रिलैक्सेशन, अगर कुछ अफेक्ट करता है तो, या फिर कॉन्ट्रैक्शन को अफेक्ट करता है। सो हम ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, डीपोलराइजेशन। यहां पर मैं मान लेता हूं माइनस चार्ज आपके पास 6 है, -6। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको। 1 2 3 4 5 6 बहुत आसान सा बायोलॉजी है, मैथ्स है बायोलॉजी में, बहुत आसान सा। -6 चार्ज मैंने कैलकुलेट कर दिया, जैसे बचपन में हम लोग -1 इस तरीके से जो हम 6 चार्ज ले रहे हैं, ये -6 है। यहां पर मान लेते हैं 2 प्लस है, तो हम किसी भी सेल के बारे में बोलते हैं कि इसके ऊपर जो चार्ज है वो है -4, और ऐसा होता भी है। अगर आप हमारी मस्कुलर सेल्स को लो, मस्कुलर मसल्स को लेंगे, मसल सेल्स को लेंगे, या फिर हमारी नर्वस सेल्स को लेंगे, तो कहीं ना कहीं सब में कुछ ना कुछ आपको पोटेंशियलिटी शो होगी। अगर आप इस सेल को गैल्वेनोमीटर से जोड़ देंगे, गैल्वेनोमीटर आपने नाम सुना होगा, मैं कुछ नहीं जानता सिर्फ करंट को पहचानता। इज इट क्लियर?
सो गैल्वेनोमीटर इस पे क्या शो करेगा, ऑब्वियस सी बात है इस वाली सेल के लिए शो करेगा कि भैया -4 इसके ऊपर चार्ज है। यहां तक समझ में आ रहा है सभी को? यस, सभी स्टूडेंट्स को यहां पर समझ में आ रहा है? ये क्या शो करेगा, ये माइनस चार्ज शो करेगा, ठीक है। अब हमको पता है कि सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है वो क्या है, इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड। क्या है, इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, क्या है, इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड। अब हम आ जाते हैं कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड क्या होता है। तो हमको सबको पता है कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में हमारे पास सोडियम एज ए पॉजिटिव आयंस बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। नेगेटिव के नाम पे हमारे पास क्लोरीन होता है। इज इट क्लियर? अब इस सेल को हम ऐसा रिजेंबल करते हैं कि हमने कोई ना कोई स्टिमुलस दिया, या मान लेते हैं इस सेल के ऊपर ये जो ये मान लेते हैं स्किन है और यहां पर कोई मॉस्क्यूटो आकर बैठा, ठीक है, या मान लेते हैं मैंने हाथ मेरा ये है इसमें मैंने ऐसे किया। क्लियर? तो आपको पता होना चाहिए कि ये पॉजिटिव आयन यहां पर पुश कर दिया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अब मान लेते हैं कि इसके अंदर 3 पॉजिटिव आयन और एंटर हो जाते हैं। कितने एंटर हो जाते हैं? 3 पॉजिटिव आयन और एंटर हो जाते हैं। तो अब इसकी ओरिजिनल पोजीशन कितनी थी, -4। अब इसके पास टोटल हिसाब किताब देखें तो +3 और आ गया। एक शॉर्टकट में बात समझा रहा हूं मैं आपको, फिर नर्वस सिस्टम में डिटेल समझाऊंगा। मैं यहां पर आपको हार्ट की फिजियोलॉजी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जिनको आपको ध्यान से समझना है। -4 में से +4 +3 गया तो आपका बचता है -1। इसका मतलब ये सेल -4 से -1 तक चार्ज को क्या कर रही है, ये अपना अब करंट स्टेटस शो कर रही है। ये इसका पास्ट स्टेटस था, अब ये किसमें चेंज हो गया है, -1 पर। किस कंडीशन के बाद, जब हमने इसके ऊपर मॉस्क्यूटो को बिठा दिया, उससे कटवा लिया भैया, पेनिट्रेट करवा ली स्किन, या फिर हमने क्या कर लिया, या फिर हमने इस तरीके से कुछ टच किया, कोई भी स्टिमुलस हमने दिया एक्सटर्नल, तो यहां पर क्या हो गया, -1 हो गया। इसका मतलब ये सेल अब कैसी कहलाएगी, अब ये सेल पोलराइज्ड थी, अब कैसी हो गई है, ये डीपोलराइज्ड। महाराष्ट्र स्टेट के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था जो ऑल इंडिया लेवल पे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ डीपोलराइजेशन। और डीपोलराइजेशन का आप एक ही कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि बेसिकली इट इज अ इनफ्लो ऑफ सोडियम आयन। इज इट क्लियर? इनफ्लो ऑफ सोडियम आयन, या यू कैन से इनफ्लक्स ऑफ सोडियम। तो हमको ये तो पता चल गया कि भाई डीपोलराइजेशन मतलब हमको कोई तो वेक्टर यूज करना है डीपोलराइजेशन के लिए, जो कि अंदर सेल में आ रहा है और ये पॉजिटिव आयन कैरी कर रहा है, और ये जो पॉजिटिव है ये सोडियम है। जिन बच्चों को ये बात समझ में आ गई है वो आराम से इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट पूरी बातों का एक मतलब है कि सेल के ऊपर एक पोलराइज्ड स्टेट होती है, अगर मान लो किसी भी कारण से वो चेंज हो रही है तो उसको हम बोलते हैं डीपोलराइज। जैसे कि मैं यहां से बोल रहा हूं और आप अपने मोबाइल या लैपटॉप पे जिस पे भी आप यूट्यूब देख रहे होंगे, तो आपके जो मेरी वॉइस आपके कान में जा रही है वो आपके मिडिल ईयर को क्रॉस करके इंटरनल ईयर में जा रही है, और इंटरनल ईयर में जो वाइब्रेशंस के थ्रू हलचल मच रही है, उस इंटरनल ईयर में जो हलचल मच रही है उसके कारण जो आपका वाइब्रेशन के कारण जो आपका ऑर्गन ऑफ कॉर्टा है, वहां पर जो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है वो जब बेसिलर मेम्ब्रेन के अपने बेसिलर मेम्ब्रेन को जब सप्रेस करती है, जब कंप्रेस करती है, तो वहां पर एक इसी तरह का डीपोलराइजेशन जनरेट होता है, मतलब सोडियम का इन्फ्लक्स होता है, और ये जाता है आपके कहां पर, ऑडिटरी नर्व में, जहां पर आपको सुनाई देता है, और ये मैकेनिज्म कहलाता है मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। इज इट क्लियर? ठीक इसी तरह का मैकेनिज्म आपका बैलेंस का होता है, ठीक इसी तरह का मैकेनिज्म आपका देखने का होता है, और सभी चीजों में आप देखोगे तो एक्सटर्नल स्टिमुलस रिस्पॉन्सिबल है इन सब चीजों के लिए। पर बेसिक अगर मैं फिजियोलॉजी की बात करूं तो ले देकर सब में क्या हो रहा है, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम। इज इट क्लियर? दूसरी बात, मान लेते हैं किसी जगह पर बहुत सारे पॉजिटिव आयन इकट्ठे हो गए, मान लेते हैं इतने सारे पॉजिटिव आयन इकट्ठे हो गए, मान लेते हैं इतने सारे पॉजिटिव आयन इकट्ठे हो गए, जैसे
यहां पर ये +15 है, मान लेते हैं, दिख ही रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आज जो आप 1 घंटा दे रहे हो, 1 आवर जो दे रहे हो आप मेरे साथ, आपको पूरी फिजियोलॉजी में ऐसे कंसेप्ट देखने को नहीं मिलेंगे और आपकी सारी फिजियोलॉजी जो मैकेनिज्म है वो ऑलमोस्ट आपका सॉल्व होता है रिगार्डिंग द डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन, जिसमें से 100% 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आप देखो यहां पर +15 चार्ज है, ठीक है, मान लेते हैं किसी के पास। अब इसको मान लेते हैं मुझे कम करना है, तो मैंने क्या किया, इसको -1 दे दिया। अब कितना हो गया दोस्तों आंसर 14। मतलब हमको सिर्फ एडिशन सब्सट्रैक्शन दिखाना है, तो हमने जैसे एडिशन दिखा दिया। अब मान लेते हैं -1 चार्ज हो गया तो 14 हो गया, मान लेते हैं और कम किया तो ये कितना हो गया, 13 हो गया, कितना हो गया 13 हो गया। मान लेते हैं -1 और किया तो अब ये हो गया 12, मान लेते हैं और -1 किया तो ये हो गया 11, मान लेते हैं और -1 किया तो ये हो गया 10। इसका मतलब ये धीरे धीरे रिमूव होगा, ये धीरे धीरे रिमूव होगा और धीरे धीरे ये पूरा चार्ज हट जाएगा। इसको आप बोलते हो रीपोलराइजेशन। क्या बोलते हो आप, रीपोलराइजेशन। इसीलिए रीपोलराइजेशन के जो वेक्टर है उसको माइनस से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये तो हो गया आपका डीपोलराइजेशन का वेक्टर। आप लोगों को लग रहा होगा सर आज तो बायो में फिजिक्स समझा रहे हैं और थोड़ा बहुत केमिस्ट्री भी समझा रहे हैं। करेक्ट बात है, अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो आपकी लाइफ में मजा आ जाएगा। डीपोलराइजेशन का हमने देखा कि हम पॉजिटिव से दिखाएंगे जब भी बात होगी और रीपोलराइजेशन को हम नेगेटिव से दिखाएंगे। नाउ कम टू द पॉइंट, अब हमारा टॉपिक हम शुरू करते हैं, ठीक है। आखिरकार ये समझना जरूरी है कि हमारे जो नोडल टिश्यू हैं, ऐसे नोड वगैरह, ये काम कैसे करते हैं और कहां से हम इसको शुरू करें, कैसे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को शुरू करें। तो हमने पहले कॉन्सेप्ट लिया है, हमारा जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, जो आप नोटबुक में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट है रिलैक्सेशन को समझना। लेट्स अंडरस्टैंड द रिलैक्सेशन, जहां पर एनसीईआरटी ने रिलैक्सेशन से शुरू किया है, ठीक है। और रिलैक्सेशन को हम मान लेते हैं भाई डायस्टोल, ठीक है। यहां से हमको शुरुआत करनी है हमारी कहानी की। सो कहानी शुरू करने से पहले मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा जो अपनी निजी जिंदगी में भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि मैं एक पॉली बैग के अंदर एक जो पॉलिथीन है, समझना ये एग्जांपल आपको याद रखना है कि आज शर्मा सर ने हमको पॉलिथीन वाला एग्जांपल दिया था जिसमें कि ऑयल भरा हुआ है। कभी हम मार्केट जाते हैं, बिग बाजार जाते हैं, वी मार्ट जाते हैं, डी मार्ट जाते हैं, हम जो भी बाजार से सामान लेने जाते हैं तो हम ऑब्वियसली बात है जो भी हमारा ग्रोसरी का सामान लेके आते हैं तो हम समझो ऑयल 1 लीटर ऑयल लेके आए, ऐसा एक समझ लो आप, इमेजिन, ठीक है। ये इमेजिन करना है आपको। ये मैंने 1 लीटर का ऑयल बैग लिया है, समझ लो। ऑब्वियसली बात है इसमें ऑयल भरा होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत समझने के लिए? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। इसमें आपने कहा है अभी तक, मेरे एक एक स्टेटमेंट पे ध्यान देना है कि सर मार्केट गए और उन्होंने ऑयल का एक बैग खरीद लिया है, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, स्टेप नंबर 1, मुझे घर आकर इसको किसी डब्बे में खाली करना है, किसी बॉक्स में खाली करना है, किसी बॉटल में मेरे को उसको भरना है। सो मैंने क्या किया, ऑब्वियसली बात है एक बॉटल ले ली, एक मैंने जार ले लिया इसको खाली करने के लिए, मैंने सीजर ले ली, कैंची ले ली और मैंने इसको कट कर दिया। जैसे ही मैंने इसको कट किया, समझना दोस्तों, जैसे ही मैंने इसको कट किया तो इसमें से मैक्सिमम ऑयल, पूरा नहीं, मैक्सिमम ऑयल यहां पर आ गया। सर ये तो बहुत आसान बात है, आपने इसमें क्या बहुत बड़ी चीज बता दी। दोस्तों जिस बच्चे को ये समझ में आ गया उसको कभी भी कार्डियक साइकिल, ईसीजी का कोई डिसऑर्डर, कोई भी ग्राफ, प्रेशर, वॉल्यूम, दुनिया भर की संसाधन वाली चीजें, दुनिया भर के मिनिमम से लेकर मैक्सिमम कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन, दुनिया भर के सिंपल से लेकर टफ वाले क्वेश्चन उसको इस ऑयल के एग्जांपल से समझ में आ जाएंगे और वो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेगा कि सर लाइक तो बनता है। इज इट क्लियर? सो आप देखेंगे जैसा कि आपका मुझसे एक्सपेक्टेशन है, मेरे फैकल्टीज ने भी मुझे इसी तरीके से पढ़ाया कि एग्जांपल देकर, तो आप ये समझेंगे हमने एक ऑयल बैग लिया है और स्टेप 1 में हमने उसको क्या किया है, जस्ट कट किया है और अपने आप मेरे बिना कुछ करे सिर्फ मैंने सीजर से कट किया और मैक्सिमम ऑयल यहां पर आकर गिर गया। अब मैंने देखा कि स्टेप 1 का रिजल्ट ये आया कि मैक्सिमम ऑयल
ट्रांसफर, मैक्सिमम ऑयल ट्रांसफर हो चुका है। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में क्या होगा? सेकंड स्टेप में मैंने ये देखा कि जब इस पॉलिथीन में से जब ये ऑयल निकल चुका है तो मेरी वाइफ एक मैकेनिज्म फॉलो कर रही है। उसने देखा कि ये जो ऑयल वाली पॉलिथीन थी ऐसे सिकुड़ गई है, स्क्वीज हो गई है, और उसने ये देखा कि बीच बीच में यहां पर थोड़ा बहुत ऑयल रह गया है, और ऐसा रह भी जाता है, और आप चाहो तो सिर्फ 100-200 रुपीज का खर्चा है। मुझे नहीं पता ऑयल कितने का आता है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि मेरा ध्यान पूरा आपके ऊपर है, मेरे को आपको पढ़ाना है और पैसा अपने आप बन जाता है। तो आप देखेंगे कि ये ऑयल के कुछ ड्रॉपलेट्स जो हैं वो यहां पर जमा हो गए हैं, जो निकल नहीं पाए थे। अब मेरी वाइफ ने क्या किया, इस पॉलिथीन को ऐसे निचोड़ा, इसको स्क्वीज किया, और ये सारा जो रिमेनिंग ऑयल था ये भी इधर शिफ्ट हो गया। आपको लग रहा होगा सर इसमें तो कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है, यही तो इंपॉर्टेंट चीज है, रिमेनिंग ऑयल भी ट्रांसफर हो गया। इज इट क्लियर? तो हमने स्टेप टू में देखा कि हमारा जो रिमेनिंग जो ये ऑयल है ये भी ट्रांसफर हो गया। अब हम ये कह सकते हैं कि कंप्लीट ऑयल जो है वो ट्रांसफर हो गया। अब मैंने इस जो पॉलिथीन बची हुई है इसको मैंने डस्टबिन में फेंक दिया। इस एग्जाम्पल को जितने बच्चों ने देखा है, मेरे व्यूअर्स ने, मेरे ऑडियंस ने, मेरे जो जितने भी देखने वाले हैं, चाहने वाले हैं, इस एग्जाम्पल को हमेशा लाइफ में याद रखना। दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ आवर हार्ट। इज इट क्लियर? व्हाट एग्जैक्टली हैपन, क्या होता है आखिरकार हमारे हार्ट में? सो हम हार्ट में हम लेंगे हार्ट के स्ट्रक्चर को बहुत ही इजीएस्ट वे में समझने के लिए, हार्ट की फिजियोलॉजी को समझने के लिए हमने अब इसको कॉपी पेस्ट कर दिया हार्ट की फिजियोलॉजी को समझने के लिए। ये मैंने राइट साइड का हार्ट बना दिया है, अब मैं लेफ्ट साइड का हार्ट बना रहा हूं। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा होगा सभी को, आप लोगों को? इस तरीके से आप देख सकते हो, ये वाला राइट साइड का है। यू कैन इमेजिन दिस इज अ राइट एट्रियम, point to be noted my lord. This is a right ventricle. Clear? Obvious सी बात है, अगर हम ऐसा करेंगे तो ये आपका है सेमी ल्यूनर वॉल्व, ये सेमी ल्यूनर वॉल्व 3 कस्प वाला, और यहां पर भी है सेमी ल्यूनर वॉल्व। अगर एक कॉन्सेप्चुअल हम समझें, ठीक है, ये आपका एवी वॉल्व यहां पर भी, और यहां पर भी आपका क्या है, एवी वॉल्व। Is it clear? Point to be noted my lord. यहां पर आपके ट्रेबिकुलाई कार्ना है जो कि खुरदुरी सरफेस पैदा करते हैं वेंट्रिकल के अंदर। Is it clear? समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो इस तरह की रफ सरफेस होती है जिसको हम ट्रेबिकुलाई कार्ना या कॉलम कार्ना भी बोलते हैं। और रफ सरफेस क्यों रखी जाती है? ताकि इस पे आप कुछ अटैच कर सको। तो इसी तरीके से कुछ अटैचमेंट होते हैं, है ना, इस अटैचमेंट होते हैं, और आप देखोगे कि ये पेपिलरी मसल्स को अटैच्ड हो गया। अब ये कॉर्डा टेंडिना है, कॉर्डा टेंडिना अटैच हो गया है। इज इट क्लियर? और अगर मैं इसको मान लेता हूं 3 स्ट्रक्चर को, अभी मैं यहां पर ये दिखाना चाहता हूं कि ये इस तरीके से, ठीक है, आप समझ लो, ये इस तरीके से, और ये पेपिलरी मसल्स को कॉर्डा टेंडिनाई अटैच्ड है, और वो ट्रेबिकुलाई कार्नाई को अटैच है। तो एग्जाम में ये तीनों स्ट्रक्चर 1, 2 और ये 3 पूछे जाते हैं सिलसिलेवार तरीके से। क्लियर? स्ट्रक्चर की बात को हम साइड में रखते हैं। सबसे पहले हम ऑयल बैग का जो एग्जांपल लिया है उसको यहां पर प्रूफ करते हैं। ठीक है, देखो अब आपका ऑयल बैग का रिजेंबलेंस किससे है, मतलब आप ऑयल बैग इसमें से किसको समझोगे? क्या पूरे हार्ट को ऑयल बैग समझोगे? नहीं, आप देखेंगे कि ये जो राइट एट्रियम है यहां पर हमारे पास सुपीरियर वेना केवा आती है, जिसमें आपको इंफीरियर वेना केवा आती है हमारे लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से, जिसका जो वॉल्व है आपको पता है कि यूस्टेकियन वॉल्व है। सुपीरियर वेना केवा जहां पर वॉल्व की जरूरत नहीं क्योंकि इसका रिगर्जिटेशन बहुत होता है। यहां पर कोरोनरी साइनस है, थिबेसियन वॉल्व। इज इट क्लियर? ये 3 इनपुट्स यहां पर आते हैं, कहां पर? राइट एट्रियम की तरफ। क्लियर है? अब जब हार्ट एक रिलैक्स्ड पोजीशन में है,
हार्ट एक रिलैक्स पोजीशन का मतलब समझना है। हार्ट रिलैक्स पोजीशन में है मतलब कि यहां पर जो हमारा स्टेप 1 था, जो हमने सीजर से कट किया था, मतलब कि जितना भी ब्लड यहां पर होगा, जितना भी ब्लड यहां पर होगा, कहां पर, इंफीरियर वेना केवा जो कलेक्ट करके ला रहा होगा और जो राइट एट्रियम को देना चाह रहा होगा, ये जितना भी ब्लड जो सुपीरियर वेना केवा और कोरोनरी साइनस लेके आ रहे होंगे, ये जितना भी ब्लड है राइट एट्रियम का, ये ऑब्वियस सी बात है पैसिवली ये कहां पर भरता जा रहा है, कहां पर भरता जा रहा है, ये वेंट्रिकल में भरता जा रहा है। और इस स्टेप 1 में लगभग मैक्सिमम हार्ट जो है हमारा, मैक्सिमम जो हार्ट है हमारा, वो किससे भर जाता है, ब्लड से भर जाता है। और एनसीईआरटी में इसी चीज से स्टार्ट किया हुआ है कि व्हेन ऑल द चैम्बर्स, जब सारे चैम्बर जो हैं वो, जब सारे चैम्बर रिलैक्स्ड पोजीशन पर होते हैं, सबसे पहले यहीं से शुरुआत की उन्होंने, आर्टेरियल सिस्टोल से शुरुआत नहीं किया है जान करके, यही आपको समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने स्टार्ट किया है कि व्हेन ऑल द चैम्बर्स आर इन अ रिलैक्स्ड स्टेट, हमारे रिजेम्बलेंस के अनुसार जो ऑयल बैग हमने कट किया था और सारा एक साथ फ्लो कहां पर चला गया था, जो डब्बा लिया था हमने, जो बॉटल ली थी उसके अंदर चला गया था, पर मैक्सिमम नॉट ऑल, वहां पर का रिजेम्बलेंस हमको करना है कि लगभग 70% ब्लड यहां पर आ चुका है। कहां पर, वेंट्रिकल में 70% ब्लड आ चुका है। जैसे राइट साइड का राइट में आ गया, लेफ्ट का लेफ्ट में आ गया रेस्पेक्टिवली। इज इट क्लियर? सभी को मालूम है कि लेफ्ट वेंट्रिकल कहां से लेता है ब्लड, इज इट क्लियर? और राइट वेंट्रिकल कहां से ब्लड रहता है, ये सभी को क्लियर है कि ये लोअर पार्ट ऑफ इंफीरियर वेना केवा से ले रहा है, अपर पार्ट से सुपीरियर वेना केवा लेके आ रही है, और हार्ट खुद कोरोनरी जो आर्टरीज वेन से जो आप देखोगे तो कोरोनरी साइनस जो है वो यहां पर ओपन हो रहा है। इज इट क्लियर? सो आपने देखा कि 70% ब्लड इसमें भर गया है। क्लियर? अभी तक तो 70% ही फिल हुआ है, लेकिन अब स्टेप 2 में क्या हुआ था कि जैसे ऑयल बैग के अंदर कुछ ऑयल की जो ड्रॉपलेट्स थी वो पॉलिथीन में ही रह गई थी और फिर उनको स्क्वीज करके मेरी वाइफ ने निकाला था, तब जाकर मैंने कहा था कि भाई पूरा ऑयल अब ट्रांसफर कर लिया गया है। तो ठीक उसी तरीके से अगर मैं राइट एट्रियम को मान लूं कि वो पॉलिथीन है जिसके अंदर की ऑयल भरा हुआ है, मतलब ब्लड भरा हुआ है, अगर रिजेम्बलेंस करें, और वो पहले उसकी मोटाई इतनी थी, 70% निकलने के बाद उसकी मोटाई लगभग ऐसी हो गई, और ये जो गैप दिख रहा है आपको, ये जो गैप दिख रहा है, देखो डॉक्टर की तरह सोचना बहुत जरूरी होता है। ये जो गैप आपको दिख रहा है, जिसमें से मैं देख पा रहा हूं आपको, ये जो गैप है इसके अंदर ब्लड अभी भी है थोड़ा बहुत। क्लियर? अब जब ये दीवारें एक दूसरे को टकराएंगी तो अगेन वही सिचुएशन क्रिएट होगी। बोलो क्या सिचुएशन क्रिएट होगी? जो हमने स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट समझा था डीपोलराइजेशन, जिसका मतलब था मच्छर स्किन पर आकर बैठ गया, जिसका मतलब था मैंने इस तरीके से मार दिया, जिसका मतलब यह था कि मैंने तुम्हें कुछ बोला, तुमने सुना, और तुम्हारे कान में जो मेरा आवाज गया, जो वॉइस गया, वो तुमने हियरिंग के रूप में कन्वर्ट किया। तो यहां पर भी बेसिकली क्या हुआ कि जो दोनों दीवारें थी उन्होंने ऐसे नोड को क्या कर दिया, स्क्वीज कर दिया, एंड दिस इज अ नोडल टिश्यू। और उस नोडल टिश्यू में ऑटो रिदमिक पावर्स हैं कि अगर ये तुम उसको स्क्वीज करोगे, तो 100% की एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। अगर तुम इसको स्क्वीज करोगे और फिर भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो रहा है, तो तुम्हें पेस मेकर लगाना पड़ेगा। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? अगर तुम ये दीवारों को दबा रहे हो और फिर भी मान लो वह नहीं चालू हो रहा है ऐसे नोड, इसका मतलब तुम्हारे नोडल टिश्यू में खराबी आ गई है, तो उसकी जगह पर तुम्हें पेसमेकर लगाना पड़ेगा, आर्टिफिशियल। इसीलिए बोला जाता है पेसमेकर ऑफ द हार्ट इज नोन एज ऐसे नोड। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर? इसका मतलब जो दोनों दीवारें हैं वो स्क्वीज कर रही हैं, क्योंकि अब उनका मैक्सिमम प्रेशर निकल चुका है। तो ये जो राइट एट्रियम के थोड़ा बहुत स्क्वीज होने से, पिचकने से, ये ऐसे नोड जो कंप्रेस हो रहा है और ईसीएफ से सोडियम जो अंदर जा रहा है, ये बढ़ावा दे रहा है आर्ट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। और एट्रिया अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा, इज इट क्लियर? अगर दोनों साइड का एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आपको पता है कि जो रिमेनिंग ब्लड इधर उधर फंसा होगा,
रिमेनिंग ब्लड इधर उधर जो फंसा हुआ है वो भी तेजी से इधर आएगा, वो भी तेजी से इधर आएगा। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? वो भी तेजी से इधर आएगा। इसका मतलब क्या है? 30% जो फिलिंग होगी वो फास्ट होगी। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। व्हाट इज माय कंसेप्ट? कि यहां पर दो काम हो रहे हैं, यहां पर दो काम हो रहे हैं। पहला काम हो रहा है फिलिंग का, पहला काम क्या हो रहा है? फिलिंग का काम हो रहा है, और दूसरा काम क्या हो रहा है? एक्स्ट्रा फिलिंग का हो रहा है। इसका मतलब अगर मैं कार्डियक साइकिल को शॉर्टकट में लिखना चाहूं उस दिन के लिए, जिस दिन मेरा नीट का एग्जाम है, तो मैं आराम से कार्डियक साइकिल, ईसीजी, लाभ जितने भी कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड है उनको मैं शॉर्टकट में लिख सकता हूं कि फिलिंग मतलब 70% फिलिंग, और 70% फिलिंग का मतलब when all the chambers of heart in a relaxed state. In a relaxed state means in a diastole stage. Is it clear? समझ में आ रहा है? अगर मुझे वॉल्यूम का ग्राफ दिया गया तो मैं 2 मिनट में बता दूंगा कि मुझे वॉल्यूम का ग्राफ है, इसका मतलब हार्ट में कुछ आ रहा है। देखो, इस बॉटल से मैंने किसी में कुछ भर दिया तो फिलिंग हुई, ऑब्वियस सी बात है। और फिलिंग का मतलब क्या है? कि इस बॉटल का वॉल्यूम मैं उसमें डाल रहा हूं, सिंपल सी बात है। अरे भाई, मैं ये बॉटल भर के लाया हूं मेरे घर से, तो मेरे घर से मैंने, ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं से तो वॉल्यूम लिया होगा। तो जब वॉल्यूम का ग्राफ आएगा तो आप भर देना भाई, ठीक है। जब प्रेशर का ग्राफ आएगा तो प्रेशर की बात करेंगे। जब इलेक्ट्रिक का ग्राफ आएगा मतलब ईसीजी, तो हम ईसीजी के थ्रू मेंशन करेंगे, और हम देखेंगे आज ईसीजी किस तरीके से वर्क कर रही है, ईसीजी में जो अलग अलग टाइप की डिजाइन्स बन रही हैं वो कैसे बन रही हैं, और अगर हमारी जो भगवान की दी हुई डिजाइन नहीं बनी तो हमको कौन कौन सी बीमारियां अकर हो सकती हैं। मतलब सारे कॉन्सेप्ट हमारे यहां से अराइज हो रहे हैं। बड़ा ब्यूटीफुल सा कॉन्सेप्ट है कि पहली स्टेप क्या हो रही है? फिलिंग हो रही है। कितनी फिलिंग हो रही है? 70% ब्लड कहां पर शिफ्ट हो चुका है? वेंट्रिकल्स में। इज इट क्लियर? क्यों? क्योंकि ऑल द चैम्बर्स ऑफ हार्ट इन अ रिलैक्स स्टेट, मतलब डायस्टोल में। और हमारे एग्जाम्पल के अनुसार हमने जो ऑयल की जो पॉलिथीन थी उसको कट किया था कैंची से, सीजर से, तो जो मैक्सिमम ऑयल था वो निकल गया था। यही वो सिचुएशन है कि जिसमें आप सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, कोरोनरी साइनस से ब्लड ले लेते हो राइट वेंट्रिकल के अंदर, और लेफ्ट के अंदर जो भी आपका रेस्पेक्टिव फिलिंग एपरेटस है, क्योंकि एक साइड का मैं समझा दूंगा, ऑलमोस्ट सेम चीज वहां पर हो रही होगी, बस नाम चेंज हो जाएगा कि वो किससे ब्लड लेता है और किससे भरता है। इज इट क्लियर? अल्टीमेटली उसमें लेफ्ट वेंट्रिकल में भरेगा, यहां पर राइट वेंट्रिकल में भरेगा, पर मेन कॉन्सेप्ट क्या है? फिलिंग। अब देखो, अब क्या हुआ? अब जब दीवारें एक दूसरे से टकराई तो इसका मतलब क्या हुआ? अब जो एट्रियल वॉल है वो पिचक गई, और पिचकने से क्या हुआ? ऐसे नोड, किक मुझे मिलती नहीं, ऐसे नोड का स्टार्टअप हो गया। और जैसे ही ऐसे नोड स्टार्ट हुआ, इसका मतलब है कि पॉजिटिव आयन आना इकट्ठे हो गए। ठीक उसी तरीके से जैसे मैं बाइक स्टार्ट करता हूं, और बाइक स्टार्ट में अगर ऑटो स्टार्ट नहीं है, मान लेते हैं किक स्टार्ट है, तो अगर ये मान लेते हैं किक है आपके एक्टिवा की, आपके किसी भी गाड़ी की, तो आप देखोगे कि ये किक पर पांव रखने से स्टार्ट नहीं होता है। किक पर हम प्रेशर देते हैं तो स्टार्ट होता है, ये इस पॉइंट पर आकर स्टार्ट होता है। आर यू गेटिंग और नॉट? क्लियर? मतलब यहां से यहां तक हुआ क्या है? कहने को तो यहीं से आर्टेरियल सिस्टोल शुरू हो चुका है, लेकिन ओरिजिनली तो जब मानेंगे जब ये स्टार्ट हो गया है। इसका मतलब ऐसे नोड कंप्रेस तो होता है, लेकिन उतना पॉजिटिव आयन इकट्ठा नहीं हो पाता है जितना थ्रेशोल्ड के लिए चाहिए, जितना थ्रेशोल्ड के लिए चाहिए। और ये जब इकट्ठा होता है पूरा, तो इसका मतलब ये समझ लो ये अपना मैक्सिमम दबाव बनाना चाह रहा है, मैक्सिमम थ्रेशोल्ड पर है। यह अब एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो हम अगर उसको स्क्वीज कर रहे हैं बाय मींस ऑफ, हम उसको क्या कर रहे हैं? स्क्वीज कर रहे हैं, हम लोग उसको क्या कर रहे हैं? दीवारों को दबा रहे हैं। तो इसका मतलब ऐसे नोड अब जनरेट करना शुरू कर रहा है इंपल्स, और इसके कारण क्या शुरू हो रही है?
शुद्ध देशी भाषा में एक्स्ट्रा फिलिंग। जिस बच्चे को ये कॉन्सेप्ट्स आते हैं वो ना अभी फेल होगा, ना एमबीबीएस में फेल होगा, और मजा आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर। फिलिंग हुई पहले 70%, एक्स्ट्रा फिलिंग जो हुई वो फास्ट हुई। वो कैसी हुई बेटा? फास्ट हुई। इज इट क्लियर? वो क्या हुई? फास्ट हुई कंपैरेटिवली इससे। इसके फास्ट होने की वजह से क्या हुआ? 30% जो ब्लड भरा वो बहुत तेजी से भरा, वो बहुत तेजी से भरा। और अगर तेजी से भरेगा ब्लड, तो ऑब्वियस सी बात है कि अब इसके अंत में आप देखोगे बहुत तेजी से जब ब्लड भरेगा तो ढक्कन भी बहुत तेजी से लगेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा फिलिंग होगी। क्योंकि कैसा सिचुएशन रहता है एट्रिया की, अगर सिचुएशन देखो, मैं सिर्फ आपको एक साइड का हार्ट का सिचुएशन बताता हूं, दिल का हाल बताता हूं। दिल का हाल क्या है? दिल का हाल ये है कि ये तो हो गई भाई इंफीरियर वेना केवा, ये हो गई सुपीरियर वेना केवा, ये हो गया समझो कोरोनरी साइनस, और आप देखोगे कि ये तीनों राइट साइड के एट्रियम में खुल रहे हैं। अभी मैं बाकी पार्ट्स को इग्नोर मार देता हूं, मैं सिर्फ ये वाला पार्ट लेता हूं। इज इट क्लियर? जिसमें कि राइट साइड वाला पार्ट है। तो ये सेमी ल्यूनर वॉल्व जो है, ये तो रहेंगे क्लोज्ड, क्योंकि वेंट्रिकल भर रहा है। और भरने के लिए अगर आप बॉटल भर रहे हो तो बॉटल एक साइड से बंद होनी चाहिए, नहीं तो भरेगी कैसे कोई भी चीज? वो तो पाइप हो जाएगा। भाई भरने के लिए एक साइड से बंद तो रखना जरूरी है, लेकिन एवी वॉल्व जो होगा वो ओपन रहेगा। वो कैसा रहेगा? ओपन रहेगा। इसका मतलब ये जो कॉर्डा टेंडिनाई आपके हैं, ये पेपिलरी मसल्स जो हैं, ये इसको ट्रेबिकुलाई कार्नाई पे इस पोजीशन पे रखेंगे कि ये ओपन रहे वॉल्व। अब जैसे मान लेता हूं मैं इसको ट्यूब मान लेता हूं, जो हम पानी में तैरने जाते हैं ना, ठीक है, जिसको तैरना नहीं आता है वो इसे ट्यूब लगा लेता है, ठीक है। अब तुम खुद देखो, मैं जैसा जैसा दिखा रहा हूं वो दुनिया का नेचुरल साइंस है कि यहां से 70% ब्लड आया, 70% ब्लड आया भाई, ठीक है, 70% ब्लड आ गया। अब 70% जो यहां तक ये भर रहा है, तो ये वॉल्व थोड़ा ऊपर जाएगा। क्यों? जैसे हमारे कूलर में पानी भरते हैं हम गर्मियों में, आपको पता होगा, और कूलर में पानी जैसे जैसे भरता जा रहा है, वो बॉल जो उसके ऊपर है वॉल्व वाली, वो धीरे 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 ऊपर होती जाती है, क्योंकि वो उसके ऊपर पानी के ऊपर फ्लोट करती है। तभी तो बॉल वाला प्रिंसिपल रखते हैं हम लोग, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम एक बलून जैसा प्रिंसिपल बोलते हैं उसको। तो उसी तरीके से ये वाला जो ट्यूब है, ये इतना ऊपर तो हो ही जाएगा 70% के वक्त। जैसे मैं इसको और भी ज्यादा क्लियर बनाऊं बहुत ही साधारण तरीके से, तो आप देखोगे इतने सारे डायग्राम हमारे इसलिए बनते हैं क्योंकि हम कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान देते हैं बेटा, ठीक है। बाकी सब बकवास, सिर्फ कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो यहां पर आपने देखा कि अब ये यहां तक पहुंच चुका है वॉल्व। अब कहां तक पहुंच चुका है? यहां तक। पहले ये यहां तक था, लेकिन जब इसके अंदर 70% ब्लड आ गया, ये यहां तक 70% ब्लड भर गया। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? 70% ब्लड के भर जाने से ये वॉल्व उसके ऊपर फ्लोट कर रहा है। पॉइंट टू बी नोटेड, इस फ्लोटिंग वॉल्व को हमने क्या मान लिया कि ये ट्यूब है। इज इट क्लियर? तो ये यहां तक आ गया, लेकिन जब एट्रियम स्क्वीज हुआ आफ्टर द 70% फिलिंग, आफ्टर द 70% फिलिंग, मतलब जब ऑल चैम्बर्स आर इन ए रिलैक्स पोजीशन, उसके बाद हम देख रहे हैं कि जब यहां पर एट्रियम जो है उसके पास थोड़ा बहुत ब्लड इधर उधर रह गया था, लगभग 30%, तो जब ये दीवारें स्क्वीज हुई एक दूसरे पे, और ऐसे नोड ने देखा जाए, ऐसे नोड ने जब इसको क्या किया, ऐसे नोड ने जब इसको क्या किया, प्रेस किया, तो ये जो है ये यहां पर कैसी सिचुएशन अराइज हुई होंगी? बोलो जरा, कैसी सिचुएशंस अराइज हुई होंगी? देख लेते हैं जरा, देख लेते हैं व्यूअर्स, ठीक है, देख लेते हैं हम लोग अच्छे से कि कैसी सिचुएशंस अराइज हुई होंगी। तो आप देखो कि यहां पर जो एक्स्ट्रा ब्लड भरा हुआ है, जो यहां पर ये 30% ब्लड है, अब ये तेजी से नीचे आएगा। तेजी से नीचे क्यों आया? क्योंकि ऐसे नोड स्क्वीज होने से कॉन्ट्रैक्शन का जो इंपल्स है, इन शॉर्ट यूं कहें कि डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो गया है। और ये 30% जो तेजी से आया है,
इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण ये वाल्व जो यहां पर था ये तेजी से, क्योंकि 30% बहुत तेजी से भर रहा है, बहुत तेजी से भर रहा है, मतलब पानी ब्लड का वॉल्यूम बढ़ रहा है, और आप देखोगे कि अब ये क्या हो गया, अब ये तेजी से लग जाएगा दरवाजा। क्यों? क्योंकि यहां पर अब 100% ये भर चुका है, 100% भर चुका है। तो इसका मतलब एट्रियल सिस्टोल के जस्ट बाद आप देखोगे वेंट्रिकल सिस्टोल और ये एट्रियल सिस्टोल। वेंट्रिकल सिस्टोल अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन एट्रिया के सिस्टोल के बाद आप देखोगे तो ये पूरा 100% पूरा भर चुका होता है। इन शॉर्ट हम कहें एक्स्ट्रा फिलिंग आपकी 30% है, और फिलिंग जो पहले हुई थी आपकी रिलैक्सेशन का रिजल्ट जो था वो 70% है। आई थिंक सारे बच्चों को ये बात कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, फिलिंग और एक्स्ट्रा फिलिंग का। इज इट क्लियर? इसका मतलब एट्रिया जो सिस्टोल कर रहा है, एट्रिया जो सिस्टोल कर रहा है वही क्या है, वही एक्स्ट्रा फिलिंग है। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। इज इट क्लियर? अब इसको हम किस टर्म्स में देखना चाहेंगे, हम इसको देखना चाहेंगे ईसीजी की टर्म्स में। अब ईसीजी की टर्म्स में देख लेते हैं क्या हुआ है। ईसीजी की टर्म्स में देखा जाए, ईसीजी की टर्म्स में देखा जाए तो ये हो गई तेरी ईसीजी। थोड़े ब्राइट कलर ले लेते हैं भाई ईसीजी दिखाने के लिए। ये हो गई तेरी क्या, ईसीजी हो गई, ठीक है। ये तो तेरी चल रही है फिलिंग, हाँ कि ना? अरे भाई वेंट्रिकल भर रहा है, हाँ कि ना? वेंट्रिकल भर रहा है, लेकिन अब नाउ पॉजिटिव आयन इकट्ठा आना शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि ये तो हो गई फिलिंग। तू आज डॉक्टर बन जाएगा हार्ट का, इतना मुझे कंफर्म पता है। क्लियर है? ये तो चल रही है फिलिंग। अब जैसे कि बाइक स्टार्ट नहीं होती है भाई, इतने से करने से स्टार्ट नहीं होती है, पूरा थ्रेशोल्ड करना पड़ता है। जब पूरी किक मारोगे तभी गाड़ी स्टार्ट होगी। मतलब ऐसे नोड को स्टार्ट करने के लिए जरा सा छूना नहीं पड़ेगा, स्क्वीज करना पड़ेगा। तो आप देखो ऐसे नोड क्या करेगा, उस ऐसी वेव शो करना शुरू कर देगा ऐसे। आप समझ रहे हो मेरी बात को? और ये मैक्सिमम तक पहुंच चुका है। अब ऐसे नोड क्या करेगा, अब ऐसे नोड एक्चुअल में एट्रियल सिस्टोल शुरू कर देगा। जो उसने शुरू यहां से किया है, यहां पर ऑप्टिमम तक पहुंचेगा, तो जो 30% फिलिंग है वो हार्ट में हो जाएगी। इसका मतलब इस वाले इवेंट को अगर हम देखें तो ये क्या शुरू हो गया, ये शुरू हो गया हमारा एक्स्ट्रा फिलिंग। क्या शुरू हो गया? एक्स्ट्रा फिलिंग। इज इट क्लियर? एक्स्ट्रा फिलिंग शुरू हो गया है, एक्स्ट्रा फिलिंग शुरू हो गया है। तो ये कैसे हो गया एक्स्ट्रा फिलिंग शुरू? इज इट क्लियर? एक्स्ट्रा फिलिंग कैसे शुरू हो गया है देखेंगे जरा। एक्स्ट्रा फिलिंग एट्रियल सिस्टोल से शुरू हो गया। अब समझना, अब कहानी में और मजेदार बातें हैं जो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लगेंगी। और आप देखोगे कि अब ये करंट, जैसे कि बाढ़ का पानी हर जगह घुस जाता है, उसी तरीके से ये भी पूरे हार्ट में फैलने की कोशिश करेगा, लेकिन आर्टरिया इसको जगह नहीं देगा। भर गया दिल हो गई शाम, ये वाला अपना गाना है कि भर गया दिल हो गई शाम। भैया ये एट्रिया तो हो गया खत्म, इससे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अब वेंट्रिकल की बारी है, और वेंट्रिकल में जाने का एक ही रास्ता है, एवी नोड। एवी नोड, इज इट क्लियर? और ये रहा एवी नोड। क्लियर है? अब एवी नोड वो रास्ता है। हार्ट का अगर कॉन्सेप्चुअल डायग्राम बनाऊं दोस्तों, तो ये हार्ट का मैंने एट्रिया और वेंट्रिकल दिखा दिया है। ये एट्रिया है, राइट एट्रिया, ये है लेफ्ट एट्रिया, और ये है राइट वेंट्रिकल, और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। सर ये हमको मालूम है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं जबरदस्त चीज कि ये जो ऐसे नोड है और ये जो एवी नोड है, ये वाली दीवार इंसुलेटर है। ये वाली दीवार इंसुलेटर है दोस्तों, जिसमें मैंने ग्रीन कलर बनाया है। ये इंसुलेटर है, मतलब इस करंट को जाने के लिए सिर्फ एवी नोड का ही रास्ता अपनाना पड़ेगा। और एवी नोड जो होता है वो ऐसे नोड, हमको यहां पर तो दिखता है कि ये ऐसे नोड है और ये एवी नोड है, पर एक्चुअल में देखा जाए तो अगर ये एवी नोड है, अगर ये एवी नोड है यहां पर,
तो एवी नोड जस्ट इसके नीचे नहीं होता है, एवी नोड थोड़ा पीछे होता है। इसका मतलब करंट अब यूं जाएगा, करंट अब यूं जाएगा जैसे कि हम रोड पे गाड़ी चला रहे हैं और मस्त आराम से दोपहर का 12-1-2 बज रहा है, लाइट आ रही है, लेकिन सनलाइट मिल रही है हमको, लेकिन जैसे ही कोई टनल आती है, कोई सुरंग आती है, तो हम उसके अंदर जैसे एंटर होते हैं, आउट ऑफ द वर्ल्ड हो जाते हैं एक तरह से, लाइट ऊपर से हट जाती है, सनलाइट नहीं रहती है, हम टनल में चले जाते हैं, मतलब कोई हमको देखना चाहे तो हम ऊपर से दिखाई नहीं देंगे। ठीक उसी तरीके से गैल्वेनोमीटर का मतलब यह है कि मैं करंट को पहचानता, उसके अलावा मैं किसी को नहीं पहचानता, मैं सिर्फ करंट को पहचानता। इज इट क्लियर? और गैल्वेनोमीटर जो होगा वो एवी नोड पे किसी भी तरह का सिग्नल नहीं देगा, इसीलिए इसको बोला जाता है साइलेंट जोन। इसको क्या बोला जाता है? साइलेंट जोन। पर एक्चुअली में सारा करंट इसमें से फ्लो होके वेंट्रिकल में जाने की तैयारी कर रहा है। अब वो जाता है वेंट्रिकल में, अब वो कहा जाता है वेंट्रिकल में। मतलब अगर हम ईसीजी की बात करें, अगर हम ईसीजी की बात करें तो यहां पर अब मैं कंडक्टिंग सिस्टम भी साथ के साथ ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है, बड़ा मजा आएगा आपको पढ़ने में मेरे साथ। कंडक्टिंग सिस्टम, अब देखो, अब हम वेंट्रिकल में जरा सफर करके आते हैं भाई, ठीक है, वेंट्रिकल में ट्रेवल करके आते हैं। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझने में? ये रहा तुम्हारा हार्ट, एट्रिया को थोड़ा छोटा बना देते हैं क्योंकि वेंट्रिकल से मतलब है एवी नोड से जो करंट निकला तो पूरी दुनिया को पता है बंडल ऑफ हिज में जाता है। परंतु परंतु किंतु अगर डॉक्टर से पूछोगे तो बंडल ऑफ हिज में तो जाता है, लेकिन पहले इधर टर्न ले लेता है क्योंकि ये वाली दीवार इंसुलेटर है और ये आगे जाके ये वाला, ये लेफ्ट ब्रांच है, ये राइट ब्रांच है। सबको मालूम है कि लेफ्ट बंडल ऑफ हिज और राइट बंडल ऑफ हिज, लेकिन अगर आप देखोगे ईसीजी के एंगल से तो यहां पर माइनस चार्ज है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज होता है जो एंकल और रिस्ट या फिर क्लेविकल में लगाया जाता है। ये एंकल में और ये क्लेविकल। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? तो आप खुद बताओ कि डीपोलराइजेशन का जो करंट है, मैं इसको डिटेल में भी समझाऊंगा, पहले शॉर्टकट में समझ लो कि आप छोटी सी भाषा में अगर बात करें तो ये जो डीपोलराइजेशन का करंट है पॉजिटिव का, ये किधर जा रहा है? तुम किस गली जा रहे हो, तुम किस गली जा रहे हो? सर मैं तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा हूं सर। एट्रिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं, करंट अपना डायरेक्शन किसकी तरफ करे हुए? माइनस की तरफ। और आप सबको पता है सीधा साधारण मैथ्स बायो वालों के लिए, प्लस मल्टीप्लाई माइनस, प्लस मल्टीप्लाई माइनस कितना आता है आंसर? माइनस। इसका मतलब ईसीजी जो कि गैल्वेनोमीटर रीड करता है, मतलब ईसीजी की मशीन जो है उसको डब्बा खोल दे तो गैल्वेनोमीटर के प्रिंसिपल लगते हैं सारे कि मैं कुछ नहीं जानता, सिर्फ करंट को पहचानता। गैल्वेनोमीटर कहता है डॉक्टर साहब मरीज से, डॉक्टर साहब मरीज दोनों से बोलता है मैं कुछ नहीं बात जानता, मैं आपको भी नहीं जानता डॉक्टर साहब, मैं मरीज को भी नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना जानता हूं मैं करंट को पहचानता हूं। अगर करंट पॉजिटिव होगा तो मैं पॉजिटिव दिखाऊंगा, अगर करंट नेगेटिव होगा तो मैं नेगेटिव दिखाऊंगा। इसीलिए ईसीजी की वेव्स कुछ पॉजिटिव में बनती हैं और कुछ नेगेटिव में बनती हैं। डीपोलराइजेशन का मतलब यह नहीं है कि आप सारी वेव को पॉजिटिव में दिखाओ, डीपोलराइजेशन का मतलब यह है कि वेक्टर का टाइप पॉजिटिव है, लेकिन हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नेचर बताते हैं किसका? टोटल करंट का। जो गैल्वेनोमीटर रीड करेगा वो क्या है? पॉजिटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव। और इसीलिए ये क्यू वेव नीचे बनेगा और ये किसको इंडिकेट करेगा? ये तुम्हारा राइट वाला हिस्सा डीपोलराइज हो गया है। जैसे तुम्हारा एट्रिया ऑलरेडी डीपोलराइज हो चुका है भैया, पी वेव में आपका ऑलरेडी डीपोलराइज हो चुका है, वैसे जब क्यू तक जाओगे तो वेंट्रिकल का ये वाला पोर्शन भी क्या हो चुका है? पॉजिटिव 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 डीपोलराइज हो चुका है। क्लियर? अब किसकी बारी है? अब किसकी बारी है भाई? अब देखो आप, अब किसकी बारी है? अब वेंट्रिकल ने भी कॉन्ट्रैक्शन करना शुरू कर दिया है। अभी तो वेंट्रिकल में करंट पहुंचा ही है, हाँ कि ना? अब वेंट्रिकल भी क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन को कंटिन्यू करेगा। मतलब ये जितने भी पॉजिटिव आयन जा रहे हैं अंदर, ठीक है, अब देखो क्या हुआ, यहां से जाता है जैसे पुरकिंजे फाइबर, जैसे 25 आदमी दौड़ रहे हैं और सबको एक एक गली दे दो, ये गली तेरी, ये गली तेरी, ये गली तेरी,
ये रोड तेरा, तेरे को अकेले ही भागना है। और अगर तुझे अकेले भागना है एक रोड पे, तो भैया तू सबसे तेज भागेगा। अगर पूरे हाईवे पे मेरी ही गाड़ी होगी तो मैं सबसे तेज चला सकता हूं विदाउट स्पीड ब्रेकर। अगर स्पीड ब्रेकर नहीं है, एक्सप्रेस हाईवे पे मेरी ही गाड़ी चल रही है, तो मैं सबसे तेज चलाऊंगा, मतलब पुरकिंजे फाइबर्स। इसका मतलब अब करंट किस तरफ जा रहा है? मेजर वेंट्रिकुलर पोर्शन की तरफ। वो सब तरफ जा रहा है जहां जहां पे उसको जाना चाहिए। मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ वेंट्रिकल जहां पर पुरकिंजे फाइबर सप्लाई करते हैं, मतलब अब वेंट्रिकल अपने ऑप्टिमम पर आ चुका है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो आप देखोगे, अगर हम देखें डायरेक्शन के मामले में, तो डायरेक्शन के मामले में भी दिखा देता हूं दोस्तों आपको, डायरेक्शन के मामले को भी दिखा देता हूं। ये जो पुरकिंजे फाइबर्स हैं, पॉजिटिव करंट, क्योंकि पॉजिटिव करंट दिखाता है डीपोलराइजेशन को, कि करंट कैसे बाढ़ के पानी की तरफ फ्लो हो रहा है। तो ये पॉजिटिव करंट किस तरफ जा रहा है? लेफ्ट डाउनवर्ड। किस तरफ जा रहा है? लेफ्ट डाउनवर्ड। और लेफ्ट डाउनवर्ड में एंकल पर जो लीड लगी हुई है, एंकल पर जो लीड लगी हुई है, उसका आंसर है पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव करंट, तुम किस गली जा रहे हो? पॉजिटिव की तरफ। पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव, रिजल्ट पॉजिटिव। इसका मतलब करंट का रिजल्ट क्या आया? पॉजिटिव। तो अब वेव नेगेटिव साइड में नहीं रह सकती है, क्योंकि ईसीजी में ये जो बीच वाली लाइन है ये दिखाती है 0 और ये दिखाता है पॉजिटिव, और ये वाला जो एरिया है ये दिखाता है नेगेटिव। मतलब ये जो पी वेव बनी हुई है पॉजिटिव की तरफ बनी हुई है, लेकिन ये जो क्यू वेव है अगर आप देखोगे तो ये नेगेटिव की तरफ बनी हुई है। लेकिन अब आप देखोगे पुरकिंजे फाइबर के पास जैसे ही सप्लाई जाती है, ये करंट पूरे वेंट्रिकल को तेजी से सप्लाई करता है। और आप देखोगे पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव इसलिए हो रहा है कि यहां पर डीपोलराइजेशन का करंट मेजॉरिटी ऑफ वेंट्रिकल को क्या कर रहा है? चार्ज कर रहा है। मेजॉरिटी ऑफ वेंट्रिकल पोर्शन चार्ज हो चुका है। मतलब हार्ट की स्थिति देखो, हार्ट ने क्या किया? सबसे पहले फिलिंग, फिर एक्स्ट्रा फिलिंग। एक्स्ट्रा फिलिंग कैसे स्टार्ट हुई? एसए नोड के एक्साइट होने से, ऑटो एक्साइटेबल वॉल स्क्वीज हुई और ये एक्साइट हुआ, इसने पॉजिटिव करंट क्रिएट किया और ये अब फ्लो हो रहा है क्यू की तरफ, मतलब वेंट्रिकल की तरफ एवी नोड होते हुए, और फिर पुरकिंजे फाइबर मेजर वेंट्रिकुलर में सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अब क्या हुआ है? देख लो जरा, अब करंट को जाना है इस साइड को भी रिचार्ज करने, और इस साइड को मतलब लेफ्ट बंडल ऑफ इसको अगर रिचार्ज करने जाएगा तो ये करंट तो पॉजिटिव है, लेकिन तुम किस गली जा रहे हो? तुम किस गली जा रहे हो? क्लेविकल पर जो गैल्वेनोमीटर का लीड लगा हुआ है या रिस्ट पर जो लगा हुआ है वो नेगेटिव है भैया। पॉजिटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव, पॉजिटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव, रिजल्ट नेगेटिव, रिजल्ट नेगेटिव। देखो आप, एनसीईआरटी कितनी महान बुक है। एनसीईआरटी ने इन चीजों को स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, जो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा लेक्चर के बाद। ठीक है, लेक्चर के आखिरी हिस्से में मैं आपको एनसीईआरटी के स्टेटमेंट सुनाऊंगा, जो आपको रटने की जरूरत नहीं, यहां पर दिखाई देंगे अगर हमारा कॉन्सेप्ट करेक्ट है तो। क्लियर? तो आप देखोगे पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव, मल्टीप्लाई नेगेटिव, तो रिजल्ट क्या आया? नेगेटिव। इसीलिए ये वेव जो है, आप देखो, थंब से जो टूटे कोई सपना, आप देख रहे हो, आप देख रहे हो, आप देख रहे हो इस वेव को, वो सीधा नीचे की तरफ आ गई क्योंकि इसको नेगेटिव की तरफ जाना है। गैल्वेनोमीटर कहता है मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो सिर्फ करंट को पहचानता और करंट नेगेटिव है, मतलब जो डीपोलराइजेशन का पॉजिटिव करंट है वो उसका जो रिजल्ट है ये डीपोलराइजेशन का करंट है पॉजिटिव, और ये डायरेक्शन है जो क्लेविकल या रिस्ट शो कर रहा है, ये पॉजिटिव करंट नेगेटिव की तरफ जा रहा है, इसलिए रिजल्टेंट नेगेटिव आ रहा है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। क्लियर? और ये यहां पर पहुंच गया, समझ में आ रहा है? इसका मतलब अब वेंट्रिकल इतना रिचार्ज हो चुका है, इतना रिचार्ज हो चुका है। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? और ये पूरा सिलसिला QRS तक ही नहीं थमता है, ये पूरा का पूरा टी वेव के अंत तक चलता है। अब यहां पर दो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं,
जो एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। एक बार एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर एक बात बताइए कि ये जो टी वेव है, ये बताइए कि ये जो टी वेव है ये रीपोलराइजेशन की है, तो फिर ये वेंट्रिकल सिस्टोल कैसे शो कर रही है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। अगर ये रीपोलराइजेशन का है तो वेंट्रिकल सिस्टोल कैसे शो कर रही है? तो समझना है जरा, बाढ़ का पानी यहां से शुरू हुआ है, यहां तक गया है, मैक्सिमम वेंट्रिकल को कवर किया है, अब रीपोलराइजेशन शुरू हो गया है। अगर इलेक्ट्रिक टर्म्स में बात की जाए, सर कैसे? इन सारे पॉजिटिव को हटाना है। जैसे याद है आप, हमने अभी वो कुछ +15 लिए थे और -1 उसको प्रोवाइड किया, धीरे धीरे जाकर उसका असर खत्म हुआ। जैसे कि अगर मान लो किसी को सांप ने काट लिया है तो उसको जब हमने कुछ वैक्सीनेशन लगवाया तो धीरे धीरे असर कम होता है। जैसे कि आप कोई भी नशीला पदार्थ अगर आप खाते हैं तो आपको धीरे धीरे नशा खत्म होता है। ठीक उसी तरीके से, मतलब मैं एक आसान जिंदगी के एग्जांपल ले रहा हूं, उसी तरीके से इतने सारे पॉजिटिव को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको यहां पर कौन सा वाला चार्ज लेना पड़ेगा? हमको लेना पड़ेगा रीपोलराइजेशन, विच विल बी नेगेटिव। इज इट क्लियर? और यही कारण है कि जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज इसको क्या करता है? स्पेस एक्वायर करता है। नेगेटिव, तुम किस गली जा रहे हो? सर मैं नेगेटिव की तरफ जा रहा हूं, और नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव इक्वल टू पॉजिटिव। तो आप देखो ये नेगेटिव किसको दिखा रहा है? ये नेगेटिव तो दिखा रहा है नेचर ऑफ करंट इज रीपोलराइजेशन। इज इट क्लियर? लेकिन ये नेगेटिव दिखा रहा है आपका रिस्ट या फिर आपका क्लेविकल, तुम किस गली जा रहे हो। और ये है गैल्वेनोमीटर के लिए, मैं कुछ नहीं जानता, मैं करंट को पहचानता। मजा आ रहा है पढ़ने में? मैं कुछ नहीं जानता, मैं करंट को पहचानता। इज इट क्लियर? मजा आ रहा होगा। और यही कारण है कि गैल्वेनोमीटर अचानक से सुई को ऊपर करता है और ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना शुरू कर देता है पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ, कि भैया पॉजिटिव तुझे हटाने के लिए नेगेटिव आना शुरू हो गया है। तो कहने को तो वेंट्रिकल सिस्टोल, आखिरी में नशा यहां पर उतरता है, पर इसको हम बोलते हैं कि टी वेव रिप्रेजेंट द रीपोलराइजेशन, और इसका अंत कहलाता है एंड ऑफ द नशा, मतलब एंड ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अरे मजा आया कि नहीं आया यार? समझ में आ गया? और यही कारण है कि टी वेव इतनी बड़ी बनती है क्योंकि उसको सभी जगह से नेगेटिव हटाना है, मतलब अब उसको तैयार करना है हार्ट को रिलैक्सेशन के लिए। और हार्ट को अगर वो रिलैक्सेशन के लिए तैयार करेगा तो इसका मतलब हार्ट में फीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है? इसका मतलब अगर हम कार्डियक साइकिल को स्टेप बाय स्टेप समझें तो किस तरीके से होगा, जरा देख लो दोस्तों। अगर हम कार्डियक साइकिल को स्टेप बाय स्टेप समझें तो कार्डियक साइकिल क्या हो गया? फिलिंग, एक्स्ट्रा फिलिंग, वेंट्रिकल सिस्टोल। इज इट क्लियर? एक्स्ट्रा फिलिंग को नाम दो कुछ ना कुछ, एट्रियल सिस्टोल। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? और वेंट्रिकल सिस्टोल के बाद अब क्या शुरू हो जाएगा? बोल दो ना जरा। वेंट्रिकल सिस्टोल के बाद क्या शुरू हो जाएगा? वेंट्रिकल डायस्टोल। अब किसी ने पूछा सर आर्टेरियल डायस्टोल नजर नहीं आ रहा, पूरी पिक्चर में से हीरो ही गायब है, हम क्या करेंगे? पूरी पिक्चर में से हीरो ही गायब है तो सुन ले प्यारे मेरी बात। ये रहा एट्रियल सिस्टोल और ये रहा एट्रियल डायस्टोल।
इज इट क्लियर? इसीलिए एनसीईआरटी ने एक वर्ड काम में लिया है कि ये एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। अगर मान लो ऐसा राउंड वाला डायग्राम बना दिया जाए, देखो एट्रियल डायस्टोल कहां तक आ रहा है, यहां तक आ रहा है एट्रियल डायस्टोल प्यारे, एट्रियल डायस्टोल। और अगर शुद्ध भाषा में एक पाई चार्ट की फॉर्म में समझाया जाए तो ये रहा एट्रियल सिस्टोल और ये पूरा हो जाएगा एट्रियल डायस्टोल। मतलब जो 0.8 सेकंड की साइकिल है उसमें 0.1 ये है और 0.7 ये है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, एट्रियल डायस्टोल को दो हिस्सों में बांट देते हैं, वेंट्रिकल सिस्टोल और वेंट्रिकल डायस्टोल। और वेंट्रिकल डायस्टोल ओवरलैप कर रहा है किसके साथ? एट्रियल डायस्टोल के साथ। इसका मतलब यही डायग्राम अगर हम देखें और भी बाइफरकेट करके तो ये हो जाएगा ऐसा, ये हो जाएगा कैसा? इस तरीके से। आर यू गेटिंग और नॉट? ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, समझ लो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये हो गया एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड। ये हो गया आपका वेंट्रिकल सिस्टोल जो किसके साथ टकराव लग रहा है? एट्रियल डायस्टोल के शुरुआत कर रहा है। इज इट क्लियर? एट्रियल डायस्टोल की शुरुआत में ही वेंट्रिकल सिस्टोल शुरू हो जाता है क्योंकि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, अब उसकी बारी है रिलैक्स होने की। और जब ये एट्रियल सिस्टोल जैसे ही खत्म होगा, रिलैक्सेशन शुरू होगा, उसी वक्त साथ के साथ वेंट्रिकल सिस्टोल शुरू हो जाएगा। जैसे इस स्टूडियो में मैं पढ़ा रहा हूं और उस स्टूडियो में दुष्यंत सर पढ़ा रहे हैं। इस स्टूडियो में मैं पढ़ा रहा हूं और डीके सर उसमें पढ़ा रहे हैं, तो ये सिचुएशन कैसी होगी? वेंट्रिकल सिस्टोल तो हो गया, अब वेंट्रिकल डायस्टोल की बारी है और वो एट्रियल डायस्टोल के साथ ही ओवरलैप कर रहा है। इसीलिए इसको बोलते हैं 0.4 सेकंड का, इसको बोलते हैं 0.3 सेकंड का, और ये कहलाता है जॉइंट डायस्टोल। और हमारी भाषा में देखा जाए, अगर हम देखें इसको किस तरीके से, ऐसे नाम देकर कि इस रिश्ते को कुछ नाम दो, तो ये हो गया एक्स्ट्रा फिलिंग। यूट्यूब पे ये कंटेंट नहीं मिलेगा आपको, कहीं पे भी गारंटी दे रहा हूं, ठीक है? 30% फिलिंग, ये व्हेन ऑल द चैम्बर्स आर इन द रिलैक्स्ड स्टेट, तो फिलिंग हो जाएगा। मतलब सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, ये सब कोरोनरी साइनस, ये सब इसको ब्लड दे देंगी, ठीक है? और इस वक्त आपका एवी वॉल्व ओपन है, सेमील्यूनर वॉल्व क्लोज्ड है। क्लियर? अब एक्स्ट्रा फिलिंग के वक्त जब वो स्क्वीज होगा तो एट्रियल सिस्टोल के कारण वो एक्स्ट्रा भी भर जाएगा, लेकिन अब एवी वॉल्व भी बंद हो जाएगा क्योंकि वेंट्रिकल सिस्टोल शुरू करना है। और वेंट्रिकल सिस्टोल शुरू करना है और मान लो दरवाजा बंद कर दिया है, दोनों भी, एवी वॉल्व भी और सेमील्यूनर वॉल्व भी, तो सेमील्यूनर वॉल्व तो ऑलरेडी बंद था, तो हार्ट साउंड का सवाल ही पैदा नहीं होता। एवी वॉल्व के बंद होने से फर्स्ट हार्ट साउंड आपको आ जाएगा। अब वेंट्रिकल सिस्टोल चलेगा और वेंट्रिकल सिस्टोल होने के बाद जब खत्म होगा तो आप सिचुएशन जानते हो कि सेमील्यूनर वॉल्व को भी इजेक्शन के बाद बंद होना पड़ता है, मतलब सेकंड हार्ट साउंड आ जाएगी। तो आप देख रहे होंगे फिलिंग, एक्स्ट्रा फिलिंग, और अगर इसको देखें तो ये क्या है? इजेक्शन ऑफ ब्लड। इजेक्शन ऑफ ब्लड, कहां कहां पर ब्लड जाएगा? वेंट्रिकल सिस्टोल में ब्लड जाता है सिस्टमिक एओर्टा में और पल्मोनरी एओर्टा में। क्लियर है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको मिलना शुरू हो जाएगा, निकलना शुरू हो जाएगा, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी निकलना शुरू हो जाएगा। आई थिंक कॉन्सेप्ट में मजा आया होगा। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। कमेंट के मामले में आप बहुत कंजूस हैं, ठीक है? मोटिवेट नहीं करते हैं फैकल्टी को। यस सर, लेक्चर का पीडीएफ है क्या? नहीं है बेटा देव ज्योति, लेक्चर का आज का पीडीएफ नहीं है, सब कुछ रूहानी है। धीरज, आ गया समझ में? आज पता चला ऐसे नोट जनरेट कैसे होता है। एनसीईआरटी में दिया भी है कि ऐसे नोट जनरेट, अब एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ो। सर ऐसे नोट ओनली 30% के लिए रिस्पॉन्सिबल है, करेक्ट, एक्स्ट्रा फिलिंग के लिए। विनीता को समझ में आ गया है? एमडी मुदस्सिर, यस बेटा समझ में आ रहा है सभी लोगों को? आज मेरे मोबाइल का पता नहीं कैसे चैट बॉक्स काम नहीं कर रहा, या मुझे करना नहीं आ रहा, इसलिए मुझे लैपटॉप में पढ़ना पड़ रहा है आपके सारे जो कमेंट्स वगैरह हैं। तो समझ में आ रहा है कि आप लोगों को
समझ में आ गया? अब देख, अब इसी चीज को सिंपल फॉर्म में ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो इसको और कितने तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं, अब देखना अब तुझे कैसे क्लिनिकल, कैसे बीमारियां पता चलेंगी। देख, ये मैंने पी वेव बना दी, ये मैंने क्यू वेव बना दी, ये आर बना दी, ये एस बना दी, ये मैंने यहां से टी वेव बना दी। इसीलिए ईसीजी को एक्सरे की तरह नहीं पढ़ा जाता है कि आपने ये दिखा दिया, हाँ हाँ बहुत बढ़िया है आपका। ईसीजी को एक लंबी पट्टी के रूप में क्यों दिखाया जाता है? ईसीजी, मेरा तो पहला ही क्वेश्चन ये था कॉलेज में जाने के बाद कि ये ईसीजी के लिए इतनी लंबी पट्टी क्यों निकलती है? क्योंकि आप समझ रहे हो मेरी बात को? इसको देख लेते हैं, मैं और भी अच्छा डायग्राम बना देता हूं ताकि आपको क्लिनिकल में कोई दिक्कत नहीं आए। जैसा का जैसा रिप्रेजेंट होता है मैं वैसा का वैसा डायग्राम बना देता हूं। इज इट क्लियर? ये टी वेव का अंत है, ये टी वेव का अंत है। टी वेव शुरू हुई थी यहां से, ऐसा मान लेते हैं टी वेव यहां से शुरू हुई थी, ये टी वेव है। और आप देख लो ये पेपर का इधर वाला हिस्सा है, क्योंकि अपने पास बोर्ड है, लिमिटेड है, तो अपन ज्यादा कुछ ऐसा बना नहीं सकते, ठीक है। तो ये देखो ये टी वेव का रिमेनिंग है, और ये यहां पर स्पेस है, और ये पी वेव है। इसका मतलब ये स्टेज किसको दिखा रही है? ये स्टेज दिखा रही है आपकी फिलिंग होने को, ठीक है। और आपका ये पी वेव है, ये एवी नोड, ये क्यू, ये आर, ये ऑब्वियस सी बात है ये एस हो गया, हाँ कि ना। और आप देखोगे अगर हम देखें तो ये फिर आप इससे कनेक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप छोटे छोटे डायग्राम बनाकर देख सकते हो, ठीक है। ऐसे कई सारे डायग्राम बनाकर आप देख सकते हो, कई सारे डायग्राम आप बनाकर देख सकते हो, कई सारे डायग्राम आप बनाकर देख सकते हो, ठीक है। ये और भी बढ़िया हो गया, ये और भी अच्छा डायग्राम हो गया आपके लिए समझने के लिए। भाई समझना भी तो पड़ेगा। ये पी वेव, ये क्यू, ये आर, ये एस, ये टी वेव का आखिरी हिस्सा। अब इसको बाइफरकेट करो सेकंड्स में, इवेंट्स में, तो ये लो, ये पी, ये क्यू, ये आर, ये एस, ये टी। अब वेंट्रिकल सिस्टोल, वेंट्रिकल डायस्टोल, इनमें दिखाएं तो कैसे दिखाएंगे हम इसको, ठीक है, कैसे दिखाएंगे? ऑब्वियस सी बात है, ये हो गया फिलिंग, मतलब ऑल चैम्बर्स इन द रिलैक्स स्टेट। ये क्या हो गया? एट्रियल सिस्टोल। क्या हो गया? इसको यहां पे लिख देते हैं अच्छे से, यहां से हम शुरू कर देते हैं इस चीज को। ये क्या हो गया? ये हो गया एट्रियल सिस्टोल। क्या चल रहा है? ये एट्रियल सिस्टोल, ये एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड। अब आप देखोगे तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका वेंट्रिकल सिस्टोल। इसीलिए एनसीईआरटी में लिखा है कि द एंड ऑफ द टी वेव इज रिप्रेजेंट द वेंट्रिकल सिस्टोल। वेंट्रिकल सिस्टोल के युद्ध का अंत हुआ। इज इट क्लियर? वेंट्रिकल सिस्टोल खत्म हो गया। अब आप खुद बताओ, एट्रियल सिस्टोल के जस्ट बाद अगर देखें तो वेंट्रिकल सिस्टोल तो स्टार्ट होगा, वो तो एक बात है ही सी, लेकिन एट्रिया रिलैक्स भी तो करेगा भैया। एट्रिया बैठा थोड़ी रहेगा कि वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहा है मैं आराम से बैठता हूं कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन पे। एट्रिया सिस्टोल करके अपनी एट्रियल डायस्टोल वाली पोजीशन पे आ जाएगा, एट्रियल डायस्टोल वाली पोजीशन पे आ जाएगा। और एट्रियल डायस्टोल के दौरान ही वेंट्रिकल सिस्टोल कर जाएगा और 0.3 सेकंड लगाएगा। इज इट क्लियर? और 0.3 सेकंड के बाद अगर हम बात करें इसकी, ये वाला इवेंट जो यहां पर टी वेव अंत हो रही है और अगला पी शुरू होने तक, यहां पर आप देखोगे तो ये क्या है? वेंट्रिकल का डायस्टोल। ये वेंट्रिकल का सिस्टोल, ये वेंट्रिकल का डायस्टोल। और आप देखोगे एट्रियल डायस्टोल और वेंट्रिकल डायस्टोल एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। यहां पर वेंट्रिकल सिस्टोल एट्रियल डायस्टोल के साथ ओवरलैप कर रहा है। इन दोनों कंडीशन में दोनों भी दो डायस्टोल है, इसलिए इसको बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। 0.4 सेकेंड्स। इज इट क्लियर? अब बीमारी के बारे में कैसे, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो तुझे 2 मिनट में समझ में आ जाएगा कि अगर वेंट्रिकल भरने में लेट हो रहा है, अगर वेंट्रिकल भरने में लेट हो रहा है, मम्मी ने बॉटल भरने भेजा और तुम 10 मिनट तक नहीं आए, इसका मतलब यह है कि नल में पानी कम आ रहा है, प्रेशर कम आ रहा है। प्रेशर कम आ रहा है, क्यों आ रहा है? कोई ब्लॉक हो गया है क्या? क्यों भर नहीं रही है बाल्टी? क्यों भर नहीं रही है बकेट? क्यों भर नहीं रही है बॉटल इतनी जल्दी?
पानी का प्रेशर सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, जहां से भी तुम कलेक्ट कर रहे हो वहां से कम आ रहा है क्या, या फिर एट्रिया को कोई प्रॉब्लम है? ये सारी चीजें तुम्हें नजर आ जाएंगी दोस्तों यहां पर। इज इट क्लियर? यहां पर नजर आ जाएंगी इस जगह पर। और अगर और भी प्रॉब्लम हुई एट्रिया में कुछ, तो यहां पर नजर आ जाएंगी। इज इट क्लियर? क्योंकि ये एट्रिया को दिखाते हैं, ये फिलिंग को दिखाते हैं। हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? और अगर वेंट्रिकल की कोई प्रॉब्लम हुई दोस्तों, वेंट्रिकल की कोई प्रॉब्लम हुई, तो ये वेंट्रिकल का इलाका है, ये वेंट्रिकल का इलाका है। इसमें से भी इसीलिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ क्यूआरएस, हम लोग नंबर ऑफ क्यूआरएस काउंट करते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि यहां पर पहली हार्ड साउंड आई थी, याद आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? क्लियर हो रहा है बच्चे कॉन्सेप्ट? सभी को मजा आ रहा है? कार्डियक साइकिल का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हमारा। यस, मुझे बताएंगे कैसा लगा आप लोगों को लेक्चर का कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। और मैंने पूरा आपको नीट बेसिस पे पढ़ाया, कोई हाईफाई नहीं पढ़ाया है, कुछ ऐसी नई चीज नहीं बताई है। जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वही मैंने आपको रिप्रेजेंट किया है। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट अगर आप पढ़ेंगे अभी कार्डियक साइकिल, तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। बहुत सारे ऐड आना शुरू हो गए, इसका मतलब वीडियो में बहुत अच्छा वॉच टाइम है, मतलब कई लोग इसको लंबे समय से देख रहे हैं। नंबर ऑफ व्यूज डज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है? कितना टाइम बच्चे देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप लोग आते हैं, अपना समय देते हैं, और मैं भी आपको कुछ अच्छा पढ़ाने की कोशिश करता हूं। अब देखेंगे, एक बार इसको कर देंगे। समझ में आ गया सभी लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है अभी? क्लियर है? सो ये हमारा, विनीता ने कह दिया अमेजिंग सर, समझ में आ गया। तो आप है ना, कभी भी क्लिनिकल आपसे पूछा जाए PQRST से रिलेटेड, आप आराम से बता सकते हैं। बस एक बात याद रखना, टी वेव जो है, टी वेव रीपोलराइजेशन का जो करंट है वो नेगेटिव है, ठीक है? और ये ऑब्वियस सी बात है, ये अपवर्ड की तरफ जा रहा है, इसीलिए ये इस साइड वेव बना रहा है, और ये रीपोलराइजेशन को शो कर रहा है। अगर यहां पर ये ढंग से नहीं बन पा रही है, मतलब रीपोलराइजेशन ढंग से नहीं हो पा रहा है। इज इट क्लियर? ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये टी वेव का अंत क्या बता रहा है? वेंट्रिकल सिस्टोल को शो कर रहा है। अब एक लेक्चर में आपका कल और लूंगा, उसमें मैं आपको इस लेक्चर के पीडीएफ भी मिल जाएगा। आपको कल के लेक्चर में आपको जरूर आना है, पीडीएफ मिलेगा। कल ही लगा लूंगा और कल ही हटा दूंगा उसको। मैं देखना चाहता हूं कि कल कितने बच्चे प्रेजेंट रहते हैं। 1 घंटे तक पीडीएफ लगेगा ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद मैं उसको हटा दूंगा, क्योंकि क्लास में अगर आपका लाइव लेक्चर चल रहा है तो आपको जरूर आना चाहिए। उसके अलावा मैं सारे डिसऑर्डर भी डिस्कस करूंगा, जैसे कि एंजाइना पेक्टोरिस, जैसे कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन, और मेडिकल टर्म्स में आपको मैं ये समझा दूंगा मायोकार्डियल इन्फेक्शन, तो आपको बहुत मजा आएगा। ऐसे कई चीजें, डिसऑर्डर जो आप 2 मिनट में निकाल लोगे। उसके अलावा मैं आपको एक और चीज पढ़ाने वाला हूं कल, जैसे कि कई बच्चों का मेरे पास डिमांड आया हुआ है कि सर हमने देखा है कुछ इंस्टीट्यूट के पेपर्स में इंटरवल एंड सेगमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। बराबर है विनीता? इंटरवल और सेगमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, कि जैसे एसटी सेगमेंट क्या होता है ना, एसटी इंटरवल क्या होता है, पीक्यू इंटरवल क्या होता है। तो सारे इंटरवल और सेगमेंट कल हम पढ़ लेंगे, सारे डिसऑर्डर हम पढ़ लेंगे कल, ठीक है? और इस पूरे लेक्चर का, आज का और कल का मिला के आपको पीडीएफ विद डायग्राम विद क्वेश्चंस आपको कल मिल जाएगा। इज इट क्लियर दोस्तों? कमेंट जरूर करा करो, बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं आप सबके कमेंट सारे पढ़ता हूं, मैं उस पर जवाब नहीं दे सकता हूं, ऑब्वियस सी बात है, आप उसको देखते होंगे नहीं देखते होंगे, पर मुझे आपके कमेंट्स काफी अच्छे लगते हैं और हम उस पर बहुत सीरियसली वर्क करते हैं। वी आर वेरी सिंसियर इन वर्क, और हम ये चाहते हैं कि आपका रिजल्ट आए। हमें किसी भी तरह की ड्रामा से कोई मतलब नहीं है, वी जस्ट इन्वॉल्व इन टीचिंग, और पूरी तरीके से आपको हमें बेस्ट देना है, ताकि आप
ऑब्वियस सी बात है, जो भी आप डॉक्टर बनने वाले हैं, बड़ी इमोशनल बात है कि हमारे इंडिया में कोरोना टाइम में आपने देखा होगा डॉक्टर्स की बहुत डिमांड रही, ठीक है। तो आप लोगों को देश को अगर सर्व करना है अपना जो भी बेस्ट है, तो आपको सिंसियर रहना बहुत जरूरी है, आपको अपने ग्रीड को अपनी एजुकेशन में कन्वर्ट करना है। सो दोस्तों फिर मिलेंगे कल 1 o'clock पे। थैंक्स अ लॉट, ठीक है।